Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास में इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों ये क्लास है सीएमए फाइनल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिसंबर 2022 अटेम्प्ट का लॉ का एग्जाम देने वाले। देखिए बच्चों, सीएमए फाइनल का लॉ का दिसंबर 2022 अटेम्प्ट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी 2023 में। 5 जनवरी 2023 को लॉ का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ एडिशन आए हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि पुराने कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज आ गया, और एडिशन का मतलब हो गया है कि कोई नई चीज ऐड हो गई। अब आप बोलोगे सर एग्जाम इतने नजदीक आ गए और अभी आए हैं ये एडिशन और अमेंडमेंट। देखिए बच्चों, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम में वही अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है जो कम से कम 6 महीने पहले आया है। लेकिन दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, एक होता है लॉ और एक होता है टैक्स। बच्चों ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर 2 से 3 महीने पहले आए हुए एग्जाम्स भी 2 से 3 महीने पहले आए हुए एग्जाम्स भी, अमेंडमेंट्स भी, एडिशंस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे से वो 2 से 3 महीने पहले आए। तो इसी वजह से हम आज ये अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, इनमें से कुछ अमेंडमेंट, कुछ एडिशंस तो ऐसे हैं जो अप्रैल 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए थे, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो अप्लाई होंगे ही होंगे। वो अब कंफर्म हो गए। मतलब अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये दिसंबर 2022 के अंदर अप्लाई होने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आप ये मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है। तो बेस देखा जाए तो 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा दूसरी चीज ये बता दूं बच्चों कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं अमेंडमेंट और एडिशंस की, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि मैं आपको ये जो अमेंडमेंट्स और एडिशंस पढ़ा रहा हूं, इनके अलावा और भी अमेंडमेंट्स और एडिशंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो सीएमए फाइनल लॉ के कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए वो हमें नहीं पढ़ने। वो उन बच्चों के लिए है जो सीए या सीएस का एग्जाम दे। चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत ही छोटे से हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस परचेज की हुई है उनके तो ऑलरेडी, हमसे क्लासेस जिसने परचेज की है मोहित बंसल क्लासेस से, उनके फोल्डर में और उनकी क्लासेस के अंदर ये ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे निधि कंपनी के बारे में। सेक्शन 406 निधि कंपनी को गवर्न करता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं डायरेक्टली वही बता रहा हूं आपको, बाकी निधि कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में समझाऊंगा। एक निधि कंपनी सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है। पहली चीज मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होनी जरूरी है। दूसरी बात, उसकी मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख होना जरूरी है। पहले ये लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, अब 10 लाख की लिमिट। ये पहला पॉइंट हो गया, सिंपल है, याद रखना है, समझ में आ गया। इसमें और ज्यादा ये अपने दिमाग में मत बनाना, अमेंडमेंट है, एडिशन है, मैं तो इसको रट जाऊंगा और इसमें एक्सपर्ट बन जाऊं। सिंपल सी चीज है, निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कम से कम 10 लाख की होनी चाहिए। अगर आपको निधि कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा ये जो नोट दिया हुआ है वो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए अब कोई कंपनी एज निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नई कंपनी बन रही है निधि कंपनी, तो उसको तो पता है कि पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 लाख है। लेकिन कोई ऑलरेडी निधि कंपनी थी, पहले से एग्जिस्ट करती थी, जिसकी 5 लाख पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब ये लॉ 10 लाख का आ गया तो उसे 18 महीने के अंदर अपनी ये लिमिट बढ़ा लेनी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आज अमेंडमेंट आया, अब वो गवर्नमेंट निधि कंपनी से बोले चलो सुबह उठ के 10 लाख कर देना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे हाथ का खेल थोड़ी होता है। गवर्नमेंट बोले कोई बात नहीं, अगर कोई नई कंपनी बनेगी तो वो तो डायरेक्टली 10 लाख की कैपिटल रख लेगी।
तुम पुरानी बनी हुई हो, तुम 5 लाख से अभी काम चला रही थी, तुम्हें हम 18 महीने का टाइम देते हैं, 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर्स, 18 महीने के अंदर तुम अपनी कैपिटल 10 लाख, तो ये तो बहुत टाइम। नेक्स्ट बात आ जाती है मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए निधि कंपनी के पास। पहले ये लिमिट 10 लाख हुआ करती थी बच्चों, ये 20 लाख हो गई है, याद रखें। 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट पहले भी था, दोबारा से आ गया है, सेम आया, इसमें कुछ नया आया नहीं है। देख कि कोई भी निधि कंपनी जो है वो एक्वायर नहीं करेगी, परचेज नहीं करेगी किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज को, या फिर कंपनी के, मतलब कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक निधि कंपनी है, ये निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ना तो शेयर्स परचेज करेगी, ना अदर सिक्योरिटीज परचेज करेगी, और ना ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ग्रुप में आएगी। क्यों नहीं आएगी? कंट्रोल लेने के लिए, मतलब अपनी सब्सिडरी बनाने की, मतलब निधि कंपनी किसी को अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकती। हाँ, तो सिंपल बात है, याद रखना, निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, उसको अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकती, उस कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद में नेक्स्ट, आपको ये तो पता है बच्चों, देखो मैं बता देता हूं कि निधि कंपनी जो होती है बच्चों, वो अपने मेंबर्स को, जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं उनको लोन देती है, और थोड़ी लोअर रेट पे देती है, जिससे उनको फायदा हो जाता है कि उन्हें गवर्नमेंट या बैंक के पास में नहीं जाना पड़ता, उनको निधि कंपनी खुद ही लोन दे रही है अपने मेंबर्स को। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है बच्चों, निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन तो दे सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन निधि कंपनी अपने मेंबर्स को जो लोन देगी वो अपने कमाए हुए पैसे से देगी। निधि कंपनी किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहीं से पहले खुद लोन ले और फिर अपने मेंबर्स को लोन दे, ये अलाउड नहीं। हाँ, अपने कमाए हुए पैसे से अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, ये पहले भी था प्रोविजन, लेकिन अब इसको और स्पेसिफाई कर दिया। तो अभी तक जो जो पॉइंट पढ़े उनको रिवाइज कर देता हूँ निधि कंपनी से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, और सिंपल है। पब्लिक कंपनी होनी चाहिए निधि कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 लाख है, नेट ओन फंड जो है वो 20 लाख है, निधि कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती या उसके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर सकती, निधि कंपनी किसी और से लोन लेके अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे सकती। हाँ, वे अपने कमाए हुए पैसे से दे सकती है। क्लियर है? उसके अलावा देखो लिखा हुआ है, निधि कंपनी लोन प्रोवाइड करेगी सिर्फ अपने मेंबर्स को और किसी को नहीं देगी। निधि कंपनी लोन दे सकती है, सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकती है, लेकिन कहीं और से लोन लेके नहीं, खुद कमाए हुए पैसे से लोन दे सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के अंदर जॉइंट शेयर होल्डर हो जाते हैं, मतलब दो लोग मिलकर एक शेयर खरीद लेते हैं, है ना। सपोज कीजिएगा आप, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि अक्षय कुमार और गोविंदा, इन दोनों ने मिलकर एक शेयर खरीदा निधि कंपनी का, तो ये जॉइंट शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ये लोग क्या कहलाएंगे भैया? जॉइंट शेयर होल्डर्स। और ये मेंबर बन गए हैं अब निधि कंपनी के, दोनों कौन बन गए हैं? मेंबर्स बन गए हैं। ये अब इस निधि कंपनी से लोन भी ले सकते हैं, है ना, निधि कंपनी इनको लोन दे सकती है। लोन देगी किसको? अक्षय कुमार को या गोविंदा को, या पहली प्रेफरेंस पे कौन रहेगा? क्या होता है, कंपनी के ना अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है, तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ होगा ना बच्चों, जैसे पहले लिखा हुआ होगा, सपोज अगर पहले लिखा है अक्षय कुमार का नाम, देन आ रहा है गोविंदा का नाम, तो निधि कंपनी हमेशा हर चीज में, लोन देने में, डिविडेंड देने में जो प्रेफरेंस रखेगी वो उसको देगी जिसका नाम पहले आ रहा है। अगर सपोज करो गोविंदा का नाम पहले आता है और अक्षय कुमार का नाम बाद में आता, तो फिर निधि कंपनी गोविंदा को प्रेफरेंस देती है। मतलब जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में जिसका नाम पहले आ रहा है रजिस्टर में, उसको हर चीज के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट और है बच्चों कि निधि कंपनी का जो मेंबर है, अगर मान लो जैसे ये निधि कंपनी है और सलमान खान निधि कंपनी का मेंबर है, और ये कंपनी के 100 शेयर होल्ड करता है,
और ये अब अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, कंप्लीट ऑल शेयर्स कर सकता है। लेकिन शाहरुख खान भी निधि कंपनी का मेंबर है, इसने भी 100 शेयर होल्ड किए हुए हैं निधि कंपनी, लेकिन इसके ऊपर लोन चल रहा है। सलमान खान के ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा था, निधि कंपनी ने सलमान खान को लोन नहीं दिया था अपने मेंबर को, ना उसने लिया था। शाहरुख खान ने निधि कंपनी से लोन लिया हुआ है, मतलब निधि कंपनी ने अपने मेंबर शाहरुख खान को लोन दिया। शाहरुख खान अब अपने पूरे के पूरे शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। अगर कोई निधि कंपनी का मेंबर जिसने निधि कंपनी से लोन लिया हुआ है और अभी तक वो रीपे नहीं हुआ है, सबसिस्ट करता है, वो अभी भी जिंदा है, लोन चल रहा है, अभी भी मेंबर को रीपे करना बकाया है, तो वो अपने शेयर्स का मैक्सिमम 50% तक ट्रांसफर कर सकता है। बाकी के 50% उसे अपने पास में रखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी, निधि कंपनी बोलती है भैया तूने हमसे लोन लिया, अब तू अपने पूरे के पूरे शेयर्स भी बेच देगा, तो यार फिर हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना कि हम तेरे से कल को अपना लोन रीपे करवा पाए। तो अपने शेयर्स का 50% बेच दे, तो जो पैसे की रिक्वायरमेंट है 50% बेच दे, पैसा कमा लो, बाकी के 50% शेयर अपने पास में रखना, जिससे हमें अगर कल को लगा कि तू हमारे लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम तेरे शेयर्स वापस विड्रॉ कर लेंगे, बायबैक फॉरफिट कर देंगे। तो बच्चों ये जो है वो निधि कंपनी के बारे में कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख की है, उसकी नेट ओन फंड 20 लाख का है, वो किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज शेयर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं जा सकती, टेक ओवर नहीं कर सकती, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। निधि कंपनी किसी और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहीं से भी लोन लेकर अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे सकती। निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे से, कहीं और से लोन लेकर नहीं। और अगर जॉइंट शेयर होल्डर का केस है तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिसका नाम रजिस्टर में पहले अपीयर हो रहा है। एक निधि कंपनी का मेंबर जिसने अभी तक लोन लिया हुआ है निधि कंपनी से, रीपे नहीं हुआ है, वो अपने शेयर्स का मैक्सिमम 50% तक ट्रांसफर कर सकता है, इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये तो बात हो गई बच्चों निधि कंपनी के बारे में। अब आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके बारे में। इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ बच्चे, इसमें एडिशन हुआ है, बहुत ही सिंपल एडिशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम का बंदा सिक कंपनी में आता है, जो कंपनी सिक बन गई है उसको रिवाइव करने के लिए, उसके अंदर रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम का पर्सन आता है। अब आप एक बार ना सोचिए, सपोज कीजिएगा एयरटेल कंपनी सिक कंपनी, ऐसा है नहीं, एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल और अच्छी कंपनी है, पर एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि एयरटेल एक सिक कंपनी है, थोड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, बीमार कंपनी है, और उसकी एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास लग चुकी है कि इसको रिवाइव करो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अब प्लान बनाना चाहता है जिससे कि एयरटेल कंपनी को रिवाइव किया जा सके। अब वो प्लान क्या बनाएगा? या तो इसको किसी और दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज कर देगा, या इसका टेक ओवर करवा देगा, या डीमर्जर कर देगा, इसकी कुछ ब्रांचेस बंद कर देगा, या फिर इसके अंदर अगर ज्यादा स्टाफ है तो उसमें से कुछ स्टाफ को निकाल देगा, इसके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ करेगा। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये सब अगर करना है, अगर उसे इस एयरटेल कंपनी को रिवाइव करना है, उसके लिए प्लान बनाना है, तो उसके लिए उसे इस कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वो कंपनी के अकाउंट्स चेक करेगा, कंपनी की बुक्स चेक करेगा, कंपनी के रजिस्टर्स चेक करेगा। इसके अलावा अब सुनना काम की बात, अगर उसे जरूरत लगेगी तो वो डेटर्स की मीटिंग भी बुला लेगा, वो मेंबर्स की मीटिंग भी बुला लेगा, वो क्रेडिटर्स की मीटिंग भी बुला लेगा। पहला पॉइंट, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग बुला सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की, जब उसे जरूरी लगता है।
स्टूडेंट बोलता है सिंपल बात है सर। हालांकि ये चीज अब एडिशन की गई है और इसे क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अगर ये नहीं भी करते तो भी हमें पता था सर, आपने जब पढ़ाया था हमें पहले भी ये बात बताई कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अगर जरूरत लगती है तो वो मीटिंग कर सकता है। वो बोल सकता है भैया मैं रिजोल्यूशन प्लान बना रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी को रिवाइव कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिक कंपनी से हेल्दी कंपनी बना रहा हूँ भैया। मुझे कंपनी के लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे जानना पड़ेगा मेरा प्लान कैसे परफेक्ट होगा। कोई मैं छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी को रिवाइव कर रहा हूँ यार। स्टूडेंट बोलता है सर आपने बोला अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खुद को अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खुद को जरूरत महसूस हुई तो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कर सकता है, मीटिंग बुला सकता है। ठीक है सर, समझ में आता है। लेकिन सर अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खुद को जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन सपोज कीजिए कि कमिटी है मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की, और उन्होंने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करी कि हमें लगता है आपको हमारी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, हमें आपसे कुछ मुद्दों पे डिस्कस करना है, उसके बाद में प्लान बनाना। देखो एक तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खुद को जरूरत महसूस हुई तो वो जब चाहेगा मीटिंग बुला लेगा। मैं बोल रहा हूँ उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्रेडिटर्स की जो कमिटी है या मेंबर्स की जो कमिटी है उन्हें ऐसा लगता है कि यार हमें एक बार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए। फिर वो अपना प्लान बनाता रहे, हम उसको कुछ इनपुट्स देने वाले हैं, हम उसका फायदा ही करेंगे, हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी। क्वेश्चन ये आता है क्या क्या ये रिजोल्यूशन अगर मेंबर्स की कमेटी ने या क्रेडिटर्स की कमेटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से इस बात का जिक्र छेड़ा, रिक्वेस्ट करी, तो क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मानेगा? क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो मीटिंग होल्ड करेगा? अगर 33% लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो माननी ही पड़ेगी, है ना? शेल कन्वे। अगर सपोज करिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो अब यहां पे ना एक चीज, दो कंपनियां लेकर चलते हैं, एक है बच्चे एयरटेल और एक है बच्चे रिलायंस। दोनों के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड। अब यहां पर जो मेंबर्स की कमिटी है या क्रेडिटर्स की कमिटी है उन्होंने रिक्वेस्ट करी मीटिंग के लिए, लेकिन कितने कमिटी के अंदर कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करी? 20% या 30% या 31 या 32? क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को इनकी रिक्वेस्ट माननी कंपलसरी है? क्या इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मीटिंग करनी ही पड़ेगी? नहीं, उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। देखो लिखा हुआ है मे, ये मे उसकी मर्जी पर है। लेकिन यहां पर भी कमिटी ने, मेंबर्स या क्रेडिटर्स की कमिटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करी, कितने लोगों ने? कम से कम 33 या उससे ज्यादा। क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मानना पड़ेगा? जी हाँ, शेल कंपलसरी है, मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब उसको सही लगता है तब खुद से मीटिंग कर सकता है, मेंबर्स की कमिटी या क्रेडिटर्स की कमिटी रिक्वेस्ट भी कर सकती है। अगर 33% से कम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की मर्जी है वो मीटिंग बुलाए या ना बुलाए। लेकिन अगर कम से कम 33% या उससे ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बुलानी ही। यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ में आई। तो ये चीज एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया है। इसके अलावा सेम चीज यहां पर बोल रहा है तो भाई, और तो ऐसा ही एक और बात बोल रहा है कि अगर उन्होंने मीटिंग के अंदर कोई मैटर डिस्कस करने के लिए बोला है और 33% लोगों ने बोला है तो मैटर भी वो डिस्कस करना पड़ेगा। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट बेसिकली सेम तरीके। ये हो गया बच्चे, तो अभी तक हमने दो देखे। एक तो देख लिया हमने निधि कंपनी से रिलेटेड, इजी था। एक हमने देख लिया आईबीसी से रिलेटेड। ये अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन है, ये ऐड हुआ है पॉइंट। इसके बाद में अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे। ये है बच्चे आपके एलओडीआर चैप्टर का है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चैप्टर का है।
इसको मैंने जब पढ़ाया था तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के साथ में मिला के पढ़ाया था, ठीक है ना। स्टडी नोट 7, ये रेगुलेशन 19 है, इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। नॉमिनेशन एंड, हर लिस्टेड कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी बनानी पड़ती है, और उसके अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग इसके मेंबर होते हैं। पहले एक कंडीशन थी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में टोटल जितने लोग होंगे उसका कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब वो 50% हटके 2/3 हो गया है। इतना सा आपको याद, इतना सा आपको याद। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ली हुई है उनके पास में ये नोट्स भी हैं, और क्लासेस ऑलरेडी उनकी अपडेटेड है। उनके पास में एक अनाउंसमेंट भी चला गया है, ईमेल के थ्रू भी चला गया है। जिन्होंने ऐप पे क्लास ली है उनको ऐप पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिन्होंने गूगल ड्राइव पे लिए उनको ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया गया है कि ये एडिशन हुआ है। इसके नोट्स भी आपको, सॉफ्ट कॉपी भी है आपके पास अवेलेबल, इसकी क्लासेस ऑलरेडी अपडेट हो चुकी। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है बच्चा, तो क्लास तो आपको समझ में आई गई। नोट्स अगर आपको चाहिए तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां पे ऐप डाउनलोड कर लो आप गूगल प्ले स्टोर से, मोहित बंसल क्लासेस नाम से ऐप है। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर ये चीज? चलिए, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है वो सीएमए वाले बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। पर इस वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। बच्चों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली आता है, कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड होता है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली नहीं आता, कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं। और इन नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही एक कैटेगरी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सब कुछ मैं चैप्टर, डायरेक्टर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो कि बहुत, जो डेली नहीं आता, कंपनी से रिलेटेड नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है, कंपनी के अंदर किसी को नहीं जानता, इवन कंपनी की ब्रांचेस को नहीं जानता, उसका कंपनी से रिलेटेड किसी भी पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, ना उसका ना उसके रिश्तेदार का, वो टोटली इंडिपेंडेंट है। वो जब भी जो भी करेगा कंपनी के अंदर ट्रू एंड फेयर मैनर में करेगा, क्योंकि उससे किसी, उसका किसी से रिलेशन नहीं है, वो किसी के फेवर में काम नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्चुअली में बात करूं तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, इनके पास में पैसा और पावर बहुत ज्यादा होता है। ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोजीशंस पर भी कहीं पर बैठे हुए होते हैं, या गवर्नमेंट पोजीशन पर नहीं तो अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स में बैठे होते हैं। और कंपनियां इनको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए बनाती है कि अगर कंपनी बाई चांस किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई या ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गई जो उसके लिए नई सिचुएशन है, जहां से निकलने का एक्सपीरियंस कंपनी के पास नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आकर कंपनी को बताते हैं कि ऐसी, ये सचिन तेंदुलकर है टीम के, ये मतलब तब आते हैं, ये डेली नहीं आते, ये तब आते हैं जब कंपनी बहुत मुसीबत में फंस चुकी है, तो उसको वहां से निकाल, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, है ना, अपना एक्सपर्टीज के हिसाब से कंपनी को बताते हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। हर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लिस्टेड में तो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलते कहाँ? क्या रोड पे ऐसे सब्जियां बांट रहे हैं हमको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे आलू मिलते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल जाते हैं रोड पे? नहीं, इतने क्वालिफाइड, इतने पढ़े लिखे एक्सपीरियंस बड़े लोग हैं ये, कहां से ढूंढूं मैं? और दूसरी चीज आप ये देखिए, सपोज कीजिए मेरी कंपनी कपड़ा बनाती है, तो मुझे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जिसे कपड़ा बनाने की फील्ड का एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त की भी एक कंपनी है, वो प्लास्टिक बोटल्स बनाती है, तो उसको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जिसे प्लास्टिक बोटल्स बनाने का एक्सपीरियंस है। मेरा एक और जानकार है, वो कैमरा बनाने की कंपनी चलाता है, तो उसे ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जिसे कैमरा बनाने का एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कपड़े बनाने की कंपनी चला रहा हूं और मैं जूते बनाने वाले जिस डायरेक्टर को एक्सपीरियंस है उसको अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दूंगा, फिर वो मेरे किस काम का? वो तो मेरे लिए नया हो गया, क्योंकि उसे भी कपड़ा बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है।
क्वेश्चन ये आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, बहुत क्वालिफाइड आदमी होता है, कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, मिलता कहाँ है, मिलता कहाँ है? तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ये सेक्शन 1 ऐसा नहीं है ये नया ऐड हुआ है, ये हमेशा से था, पहले भी था ये पॉइंट, पहले भी था, ये सेक्शन 150 के अंदर आता था, पढ़ाया भी हमने। हालांकि मैंने बोला ना सीएमए फाइनल के अंदर ये है ही नहीं कोर्स, सीए या सीएस वाले बच्चों के कोर्स में है तो वहां तो उनको पढ़ने को मिलता है। गवर्नमेंट ने एक डेटा बैंक बना दिया है, डेटा बैंक का मतलब आप ये समझ लो एक तरह की डिटेल बना दी है, एक तरह की लिस्ट बना दी है, आप सिंपल भाषा में ये समझ लो एक तरह की लिस्ट बना दी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन लोगों का नाम है उस लिस्ट के अंदर, उस डेटा बैंक के अंदर, जो लोग क्वालिफाइड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, लॉ के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं और वो बनना भी चाहते हैं। तो पूरी डिटेल है कि अगर इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए तो ये है, इस फील्ड का चाहिए तो ये है, इस फील्ड का चाहिए तो ये है, फलानी फील्ड का चाहिए तो ये, ऐसे करके है उसमें। क्लियर है बच्चों ये चीज? इस डेटा बैंक के अंदर जिसका नाम आ जाता है वो, उसके पास बहुत सारी कंपनियों के ऑफर आते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ, फिर वो चूज करता है जहां उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, जहां उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहां उसका पोर्टफोलियो मजबूत हो रहा है, वहां काम करता है। क्वेश्चन ये आता है सर ये डेटा बैंक जो है गवर्नमेंट जो बना रही है, इसमें नाम कैसे आता है, कैसे किसी बंदे का नाम इसमें मेंशन किया जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, पढ़ाई और टेस्ट। जैसे आपका नाम जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो सीएमए के मेंबर्स हैं उनमें लिखा जाएगा। कब? जब आप सीएमए का टेस्ट पास कर लोगे, मतलब सीएमए की डिग्री हाथ में ले लोगे। सेम उसी तरह से अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डेटा बैंक में अपना नाम चाहता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डेटा बैंक के अंदर अपना नाम चाहता है, तो बच्चों उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको बच्चे एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उस टेस्ट का नाम क्या है देख लो, उस टेस्ट का नाम है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, सर मुझे बताओ कि अगर मान लो, क्या ऐसा है कि सर पहले मुझे ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा उसी के बाद इस डेटा बैंक में नाम आएगा? ऐसा जरूरी नहीं। आप डायरेक्टली चाहो तो गवर्नमेंट के पास जाकर इस डेटा बैंक में अपना नाम लिखवा सकते हो, लेकिन उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप नाम डायरेक्टली लिखवा लो और उसके 2 साल के अंदर अंदर आप ये टेस्ट क्लियर कर लो। अगर वो 2 साल निकल गए और आपने टेस्ट क्लियर नहीं करा तो आपका नाम हट जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी भी सर्कमस्टेंसेस है जहां पर आपका नाम डेटा बैंक में आ जाएगा और आपको एग्जाम भी क्लियर करने की जरूरत है। अब एक बार वो मैं आपको बताऊं, आप उसे समझो और फिर रटो, याद तो करना पड़ेगा। ये रटना शब्द हिंदी में बुरा लगता है, इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं इसको कि मेमोराइज करो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी बात बोल रहे हैं, समझ तो आ ही जाएगा। मैं आपको ये चीज समझाऊं उससे पहले एक बार खुद सोचो कि अगर डेटा बैंक में किसी बंदे का नाम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिखा जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि उससे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अगर पहले क्लियर नहीं करता है तो लिखने के 2 साल के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज नेम सस्पेंड हट जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस में एग्जाम क्लियर करने की जरूरत पड़ रही है। आप एक बार कॉमन सेंस से सोचो कि कौन सी सिचुएशन है। मैं एक ही पॉइंट बताता हूं उसमें सब आ जाएगा। अगर किसी ऐसे बंदे का नाम डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह लिखा गया है जो सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक तो होता है कोई नया नया, एक होता है कोई सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसको टेस्ट क्या क्लियर करवाओगे यार? उसने लाइफ में इतनी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर लिया, देखो डायरेक्टर के पे स्केल पे काम कर चुका है या उससे ऊपर वाली मिनिस्ट्री, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर वो डायरेक्टर या उसके ऊपर वाली पोजीशन पे काम कर चुका है, कॉर्पोरेट कॉमर्स के मैटर्स के लिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मैटर के लिए, फाइनेंस के मैटर्स के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए
सपोज कीजिए कि अमिताभ बच्चन जो है, सपोज कीजिए अमिताभ बच्चन जो है वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड या कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या इंडस्ट्री, इन चीजों से रिलेटेड वो डायरेक्टर की पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर चुके। अब उनका नाम इस डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डाला जा रहा है, क्या उनसे एग्जाम क्लियर करवा रहे हो भाई? बहुत कुछ कर चुके हैं भाई लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पे कॉमर्स, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स इनसे रिलेटेड काम कर चुके। या फिर उसके अलावा अगर कोई बंदा 3 साल या उससे ज्यादा काम कर चुका है, कहां पर? लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर एज डायरेक्टर या केएमपी पर। कोई बंदा किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा के लिए डायरेक्टर या केएमपी की पोजीशन पे काम कर चुका है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जिसकी कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ है ना। तो यही चीज बताई जा रही है, कोई लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो काम कर चुका है, ठीक है, या फिर ऐसी किसी कंपनी के अंदर काम कर चुका है जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है और उसकी कैपिटल कम से कम $2 मिलियन। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई, अगर कोई पर्सन इनमें से किसी में कहीं पर काम कर चुका है कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो उसका नाम डेटा बैंक में आ जाएगा, उसे एग्जाम क्लियर नहीं करनी। या फिर वो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर या उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन पर काम कर चुका है तो आ जाए, या फिर वो सेबी के अंदर चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन पे काम कर चुका है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उसे एग्जाम क्लियर नहीं। स्टूडेंट ये सीएमए वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ये सीए वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सीएमए वालों के लिए नहीं है, बट फिर भी आपको ये बता दी है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक और चीज बच्चों में आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि इसके जिन बच्चों ने क्लासेस परचेज की हुई है उनको तो ये अमेंडमेंट्स के क्लास, उनकी जो क्लासेस हमने प्रोवाइड की हैं उसमें अपडेट हो चुकी है। ऐप पर जिसने परचेज किया है उस पर अपडेट हो चुकी है, जिसने गूगल ड्राइव पे परचेज किया उस पर अपडेट हो चुकी है। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी नोट ये अपलोड हो चुके हैं, और ये जिस जिस चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट है उन चैप्टर्स के भी सॉफ्ट कॉपी नोट्स बाय डिफॉल्ट हमने अपडेट करवा दिए। उसके अलावा अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है तो क्लास तो आपको मिल चुकी है, और इसके अलावा और कुछ अमेंडमेंट या एडिशन नहीं है। सीएमए फाइनल के लॉ के लिए, सीए सीएस वालों के मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए हैं और भी हैं सीएमए फाइनल लॉ। उसके अलावा अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो बच्चों हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस, ये ऐप मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप मिल जाएगा, वहां पे लॉग इन कर लो और वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।